बिल्कुल ठीक, 10 से 12 लाख। मशीन बाहर की है, इंडिया की नहीं है। और 10 से 12 लाख रुपए एक आम आदमी नहीं दे सकता। तो हमारे हॉस्पिटल में एक हंस फाउंडेशन करके वन ऑफ द बिग NGO है जो हमें सपोर्ट करती है। तो ये भी जाना चाहिए आपके कदम से, तो बहुत ही अच्छा होगा। इस सर्वोदय में फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं ऑपरेशन। जटिल प्रक्रिया है जिसमें हम सिखा देते हैं, तो वो सारी सुविधाएं सर्वोदय के अंदर वन रूप में रहती है। लोग ऑपरेशन करके भूल जाते हैं कई सेंटर पर, लेकिन हम लोग सबने देखी नहीं होंगी, किसी न परिवार में समाज में पहनी हुई देखी होंगी। तो ये तो छोटे मोटे हियरिंग लॉस होते हैं, समझाने के लिए 30 से 40% लोग अगर हियरिंग लॉस है तो ये काम करते हैं। लेकिन अगर हियरिंग लॉस ज़्यादा है, सपोज 90% है दोनों कानों में, तो ये कॉक्लियर इम्प्लांट होता है जो ऑपरेशन के बाद मशीन के साथ कानों में अंदर डाला जाता है, जो इस छोटे बच्चे को भी डालता है। तो ये कैसे काम करता है? ये बाहर, इसके दो उपकरण होते हैं, एक ऑपरेशन के बाद बाहर लग जाता है और एक अंदर हम प्रत्यारोपित कर देते हैं इनर ईयर में। तो बाहर की सिग्नल्स वो सीधे ब्रेन के पास इनर ईयर जो स्थित होता है वहां तक लेके जाता है। ऑपरेशन ब्रेन का नहीं है, ऑपरेशन कान का है और ब्रेन के पास संबंधित एरिया का है। तो ये कॉक्लियर इम्प्लांट का बेसिक नहीं, इस मशीन ने पकड़ी तो कान के अंदर तरंगों या वेव्स के साथ वो अंदर गया और ये वायर जो अंदर गई हुई है ये बाहर लगता है और ये अंदर का उपकरण अंदर इसके साथ मैग्नेट के साथ चिपका होता है और ये कान के अंदरूनी हिस्से का भाव है। ये आप गोल गोल आकार देख रहे हैं, ये वायर उसमें हम डाल देते हैं ऑपरेशन के साथ, तो ये वायर यहाँ पे खत्म हो जाती है और ये जो अंदर करंट दे जाता है इससे हमें। सबसे पहले तो प्लीज एक्सेप्ट आवर अपॉलजीज फॉर बीइंग लेट, बट दिल्ली का ट्रैफिक और ऑफ कोर्स थोड़ा कुछ मेडिकली चीज़ इमरजेंसी जो है उसकी वजह से लेट हो गए। आज आप लोग के समक्ष हैं एक बहुत स्पेशल केस लेकर, एंड वी आर फ्रॉम सर्वोदय हेल्थ केयर एंड स्पेसिफिकली सर्वोदय सेक्टर 8 में ये केस है, सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 में, जहाँ के केस को हम आपके सामने लेकर आए हैं। मेरे साथ मेरे ENT डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर रवि भाटिया, उनके साथ उनके कलीग हैं डॉक्टर गौरव सप्रा, और बीच में अटेंडेंट हैं जो केस में आप लोगों से के समक्ष रखने वाला हूँ। तो सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 जो है एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है एंड हम सभी चीज़ों में डील करते हैं, बस लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, इसके अलावा सभी तरीके के ट्रांसप्लांट वहाँ पर हो रहे होते हैं। ट्रांसप्लांट की ही कड़ी है जिसमें कॉक्लियर इम्प्लांट का एक बहुत बड़ा रोल है और गवर्नमेंट की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना रही है। हमारी एज अ हॉस्पिटल, एज अ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन ये खुशकिस्मती है कि हमें हरियाणा का फर्स्ट हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल बनने का मौका मिला जहाँ पर ये कॉक्लियर इम्प्लांट गवर्नमेंट की मदद से हम स्टार्ट कर पाए थे। ये कुछ 7-8 साल पहले की कहानी है और तब से आज तक करीब 300 हम कॉक्लियर इम्प्लांट्स अभी तक कर चुके हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में डिटेल में डॉक्टर रवि भाटिया बताएंगे, बट ये 8 साल के बच्चों तक में पॉसिबल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसका डायग्नोसिस, उसकी परेशानियां पता होना और डायग्नोसिस तक पहुंच के ट्रीटमेंट तक ले जाने की अपनी हर एक की कहानी है। लेकिन आज जो कहानी आपके सामने हम लेकर आए वो बहुत स्पेशल है। वो एक ऐसे बच्चे की है जिसका जन्म ही 2 जनवरी 2024 को हुआ। 2000 जनवरी 2024 से लेकर 26 अप्रैल तक का सफर इस बच्चे ने इसके डायग्नोसिस में और जो इनिशियल ट्रीटमेंट हो सकता था उसमें काटा, और 2026 जून से 2024 के 26 जून से उसका आगे का सफर स्टार्ट हुआ, जहाँ पर शायद पहली बार इतना छोटा बच्चा एक नाइफ के अंदर गया जहाँ पे उसको कॉक्लियर इम्प्लांट लगाया गया, और 20 जुलाई वो डेट थी जिस दिन उसका कॉक्लियर इम्प्लांट चालू किया गया, जब शायद पहली बार उसने किसी की आवाज़ सुनी। थैंक यू डॉक्टर ब्रदर, और आप सबका सुबह आने के लिए धन्यवाद। सर्वोदय हेल्थ केयर की तरफ से मैं डॉक्टर रवि भाटिया, मैं नाक कान गला सर्जन हूँ और पिछले 15 सालों से सर्वोदय फैमिली के साथ जुड़ा हूँ। जन्मजात बहरापन एक ऐसी बड़ी चीज है, 1000 में से कम 4 या 5 बच्चे हर वर्ष
प्रतिवर्ष भारत में जो पैदा होते हैं जन्मजात बहरापन व मतलब मूक बधिर बच्चों की तरह बड़े होते हैं। लेकिन आज के इस विज्ञान के युग में ऐसा संभव है कि अगर वो समय पे पता चल जाए तो हम उनको एक समाज में, एक परिवार में बोझ की तरह ना देखते हुए एक बल्कि अच्छे नॉर्मल व्यक्ति की तरह, प्रोडक्टिव व्यक्ति की तरह वो समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। विज्ञान ने ऐसी महारत हासिल कर ली। तो जो भी बच्चे जब जन्मजात गूंगापन व बहरापन का शिकार होते हैं तो उनके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की एक ऐसी विधि की तरह इस्तेमाल की जाती है कि जिसको हम कान के अंदर ऑपरेशन करके एक मशीन को प्रत्यारोपित कर देते हैं। तो जिसके बाद वो बच्चा ना कि सुनता है बल्कि समझता भी है और बोलता भी है। प्रोवाइडेड 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 3 बार मैंने प्रोवाइडेड बोला, यानी उसके अंदर एक किंतु है और एक परंतु है कि ये जो ऑपरेशन है या ये सारी चीजें जो हैं अगर समय पे हो जाए, अगर समय के बाद हो तो ये कॉक्लियर इम्प्लांट टेक्नोलॉजी इतनी कारगर नहीं सिद्ध होती कि जो वो बच्चा सुन भी पाए या बोल पाए। तो इसी चीज की सेंसिटिविटी के साथ हम लोग आज आपके पास आए हैं। बच्चा नो डाउट बहुत ही छोटी आयु का था जब इसमें कॉक्लियर इम्प्लांट इसको हो गया कि ऑपरेशन कराने से बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं और ऑपरेशन छोटी उम्र में कराने से ही फायदा है। इसका मतलब ये है कि लेट कराने से नुकसान। कई बार ये जो बच्चे हमारे पास लेट पहुंचते हैं किसी भी डर की वजह से, स्वभाव की वजह से, नॉलेज के अभाव की वजह से, तब तक तो डैमेज ही हो जाता है कि हम तब तक बच्चों को डॉक्टर बताते हैं कि भाई इसको कॉक्लियर इम्प्लांट हो सकता है। तो बच्चा ही 3 साल का हो गया, 3.5-4 साल का हो गया, तो ये संभव नहीं होता। स्लाइड से मूक बधिरता बढ़ती जा रही है। आप बोलेंगे क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि पहले जो इतनी चीजें ही नहीं उपलब्ध थी कि हम बच्चों को डायग्नोज कर पाए कि ये बच्चा मूक बधिर है या नहीं। वो समय के साथ ही हमें पता चलता था कि ये बच्चा बोलेगा या नहीं बोलेगा। तो अब चीजें हमारे पास विज्ञान से टेस्टिंग के आधुनिक उपकरण और चीजें उपलब्ध है जिससे हमें पता चल जाता है कि बच्चा ये बोल लेगा। और जैसे जैसे ये उपलब्धता या फैसिलिटी सारी पैन इंडिया फैलती जा रही है तो अब हमारे पास ये डेफनेस के केसेस हम उतनी ज्यादा डायग्नोसिस उतनी मात्रा में डायग्नोज कर पा रहे हैं। कि जो पैदाइशी मूक बधिर होते हैं कुछ तो समय के अनुसार कान बहने लग गया, कुछ लोगों का डायबिटीज हो गई, कुछ लोगों की एज बढ़ गई, किसी को कीमोथेरेपी हो गई, किसी को डायलिसिस हो गया। ये सब आम चीजें हैं, आम बीमारियां आज के। तो उस वजह से मूक बधिर हो जाते हैं बड़ी उम्र में। तो यानी वो सुनना और समझना जानते हैं लेकिन वो बाद में सुनना की शक्ति को खत्म कर देते हैं। लेकिन इनमें से 460 में से भी ये बहुत बड़ी संख्या बनती है कि 5% से भी ज्यादा लोग पैदा ही मूक बधिर होते हैं। तो इनके लिए क्या, इनकी क्या गलती है? तो इनके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट नामक सुविधा है। तो लेकिन इस सारे ऑपरेशन के अंदर यही है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन। तो जितनी जल्दी बच्चे का अगर हमें पता चल जाता है, जितनी जल्दी ये बच्चा नहीं सुन सकता और ना ही समझ सकता है और आगे चल के ये बधिर बनेगा तो हमें उतनी ही जल्दी इसको इंटरवेंशन में लेना पड़ता है। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन जो सबसे इम्पोर्टेंट, और हम चाहते हैं कि आपके थ्रू, आपकी कलम की ताकत के थ्रू ये बात जनमानस में जाए, उतना ही बच्चा बोलेगा। तो इसके लिए क्या है, क्राइटेरिया क्या है? जल्दी जल्दी तो मैं बोल रहा हूँ, तो इसके लिए जल्दी है जो बाइबल है, जॉइंट कमेटी ऑफ इन्फेंट हियरिंग, जो कि पूरे वर्ल्ड के बड़े पीडियाट्रिशियंस और बड़े न्यूरोनेटोलॉजी और बड़े कमेटीज ने जो बना रखी हैं, जो वर्ल्ड ओवर फॉलो होता है कि बच्चे के पहले महीने में ही बच्चे का हियरिंग स्क्रीनिंग हो जाए। ठीक, आपने ठीक सुना, के पहले महीने में ही ये जांच हो जानी चाहिए कि ये बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा। बट अब 1 महीने का बच्चा है तो आपको लगा होगा कि ऐसा कैसे संभव है, बट ये संभव है। उपकरण हैं, टेस्टिंग के मेथड्स हैं, बड़े सिंपल मेथड्स हैं, आजकल हर बड़े अस्पतालों में यूज होते हैं, इनफैक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी शुरू हो गए। लेकिन अवेयरनेस का अभाव, जैसे आप में से कितनों को पता है, लोगों को नहीं पता। और
दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है कि तीसरे महीने तक आते तक ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये बच्चा वाकई नहीं सुने, दोनों कानों से। ये गाइडलाइंस है, इसे कोई झुकला नहीं सकता। जॉइंट कमेटी ऑफ इन्फेंट हियरिंग ये वर्ल्ड ओवर अफेक्ट्स बॉडी है बच्चों के लिए। अब तीसरे महीने तक अगर कंफर्म हो जाता है कि ये बच्चा नहीं सुन रहा, तो जो इंटरवेंशन का टाइम है, यानी अब एक्टिविटी का टाइम है, वो छठे महीने तक शुरू हो जाना चाहिए। ऐसा वर्ल्ड ओवर का है, छठे महीने में शुरू हो जाना। उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं कि बच्चे को हियरिंग एड यानी कान की मशीन लग जाए जब तक ऑपरेशन ना हो, नहीं तो अगर संभव है तो ऑपरेशन ही हो जाना चाहिए छठे महीने तक। लेकिन हिंदुस्तान में क्योंकि ऑपरेशन बड़ा महंगा है, ऑपरेशन के उपकरण बड़े महंगे हैं, टेक्निक और डॉक्टर्स करने वाले बहुत कम हैं, ऐसे सेटअप्स इतने छोटे बच्चों को संभाल पाए ऑपरेशन के दौरान, उनका एक अभाव है। तो एक तरह से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से और माँ बाप के अवेयरनेस में भी कमी है कि बच्चे को अस्पताल लाते लाते और ये एडमिट होते होते कि बच्चे को ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा 3, साढ़े 3, 4 साल का समय लग जाता है। तो ये नेशनल हेल्थ मिशन है। मैं डॉक्टर गौरव हूँ और मेरे को अच्छे से याद है जब ये हमारे पास पहली बार आए थे तो बच्चा बहुत छोटा था, 4 महीने का था। और जैसे कि सारे माँ बाप को पता है कि हाँ जी हमारे बच्चे में कुछ ना कुछ कमी हो सकती है, वैसे ही इनको भी था। लेकिन इनमें एक वो जज्बा था कि नहीं ऐसा हो सकता है क्योंकि पिता में भी हियरिंग लॉस है, तो वो बच्चे में आ सकता है। इसलिए हम इन्हें अच्छे से कन्विंस कर पाए। और जब इन्होंने सारी जांचों में ये जाना कि बच्चा जो है वो नहीं सुन पा रहा और इस चीज को समझा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर हम ये ऑपरेशन करा लेंगे तो बच्चे की सुनने की क्षमता और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो सीख सकेगा। ताकि तो अब इस जर्नी में जो हमारे टेस्ट जो हमने करे थे बच्चे के, वो थे सबसे पहले ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स टेस्ट, जिसे हम आमतौर पे बेरा भी कहते हैं, जो कि हमारी उन नसों को टेस्ट करता है जो बच्चे जैसे हमें बता नहीं सकते कि आवाज सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है। कंप्यूटर अपने आप बता देता है कि ये बच्चा उस समय पे जो आवाज हमारे द्वारा भेजी जा रही है वो सुन पा रहा है या नहीं। और उसके बाद अगली जांच होती है टिम्पैनोमेट्री और ओएई। ओएई जो जांच होती है ये सरकार द्वारा हर एक अस्पताल में होनी चाहिए और ये पैदा होते ही होती है। इससे एटलीस्ट हम लोगों को ये पता चल जाता है कि बच्चे को आगे चल के कोई दिक्कत हो सकती है या नहीं। बच्चे की सीटी स्कैन और एमआरआई किए जाते हैं जिससे कि ब्रेन का वो हिस्सा जो कि सुनने से रिलेटेड है और वो नसें जो ब्रेन के अंदर में है उनका कितना बनावट भगवान द्वारा दी गई है और हमारा ये उपकरण उसमें कितना कारगर साबित हो सकता है। उसके बाद जो असली चीज आती है वो आती है पेरेंट्स को समझाना, जो कि इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि ये बच्चा इतने जल्दी आ गया था कि ये समाज के साथ अपने ही हिसाब से इसी की उम्र के हिसाब के बाकी बच्चों के साथ जुड़ सकेगा। घर में पहले मेरे बेटा था ऐसा, तो मैं सोचा मेरे बेटा की जैसे हमारे पोता ना रह जाए, इसलिए मुझे जैसे पता कि मैंने ऑपरेशन डॉक्टर ने बता करने से होने से ठीक हो जाएगा बच्चा, मैंने बिल्कुल कराना है, कोई देर नहीं करनी मुझे। जब आप कीजिएगा मैं उसी समय कराने की जरूरत बिल्कुल करवानी चाहिए। और हर कोई ऐसा जिसके पास है ऐसा बच्चा है करवावे, अस्पताल में आवे, जाँच कराए, ऑपरेशन वगैरह करवावे, क्यों सुविधा आजकल पैसा मानी संस्था द्वारा हो जाती है। हम गरीब पे पैसा तो नहीं होती है, लेकिन संस्था के द्वारा तुम्हारे इसके द्वारा सारे निःशुल्क हो जाते हैं, खर्च में बिना पैसा में। कोई 10-15 हज़ार के खर्चा आए थे हमारी और कोई खर्चे नहीं हुआ तो पैसे की उसके अलावा। तो इसलिए मैंने सोचा मेरा ना बने ये मेरे तरह बने जैसा हमारे को हमारे तरह नॉर्मल में जैसे मैं बोले घर काम करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप आए और आपको पता था तो परिवार में क्या था, मतलब आपका बेटा नहीं सुनाई देता था, तो
घर में कैसा आपका थॉट प्रोसेस है, विचार कैसा रहा कि मुझे सुनते ही 7 महीनों तक मुझे कराना है बिल्कुल सर, अटल फैसला बिल्कुल। डर नहीं लगा? डर नहीं लगा? नहीं बिल्कुल नहीं। डर इसलिए नहीं कि मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप पहले तो फंसे नहीं थे बेटा के, आप आगे 4 महीने हो गए सर। ये अब अपना बच्चा जो होता है ना, जैसे कि एक बच्चे का माइलस्टोन होता है कि भाई 9 महीने में बच्चा खड़ा होने लगेगा, मुड़ने लगेगा, हंसने लगेगा, माँ बाप से बात, एक सिस्टम होता है ना, 12वें महीने में चलने लगेगा, एक पूरा बॉडी का सिस्टम है, गर्दन का कंट्रोल आ जाएगा। तो जो सुनने का जो माइलस्टोन है ना, उसके हिसाब से ये बच्चा आवाज को रिस्पॉन्ड कर रहा है और इसकी रेगुलर थेरेपी चलती है। किस वजह से है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर ये इनके केस में मैंने वो विषय बताए, जैसे कि थीलिया हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, लो बर्थ वेट बेबी हो जाना, इस प्रकार की चीजें बहुत सारी हैं। लेकिन इनके केस में अनुवांशिक है, पिताजी भी हैं तो पिताजी के थ्रू यानी हेरिडिटरी कुछ प्रॉब्लम्स हेरिडिटरी आ जाती हैं। तो लेकिन उम्मीद करते हैं परमात्मा से कि आने वाले जन्मों में ये पिताजी की तरह नहीं होगा। भारत में इस तरह का पहला केस है? ये भारत का पहला केस नहीं है सर, पहले तो हो चुके हैं, लेकिन ये भारत का सबसे छोटा है। सर कितना चैलेंजिंग था इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन करना और उसको इस तरह कॉक्लियर इम्प्लांट करना? बच्चे के लिए कोई भी छोटा उम्र के साथ जटिलताएं बढ़ती हैं, क्योंकि बच्चे के पास ना कैपेसिटी कम होती है, मतलब उसको मैनुअल ब्लड लॉस वगैरह हो जाता है, तो ब्लड चढ़ाना, ब्लड ज़्यादा चढ़ जाए तो भी नुकसानदायक है, ब्लड उसको झेलेगा नहीं। ऑपरेशन के दौरान अभी चीज़ें इवॉल्व हो रही होती, बन रही होती, बनावटी में होती, तो उसमें सही जगह पे मशीन को पहुंचा देना अपने आप में जटिलताएं तो रहती हैं। सर क्या ये लाइफ टाइम रहेगा या फिर कुछ इसमें आगे मतलब कुछ आपको करना ही पड़ेगा? जो अंदर वाला भाग है मैडम, वो तो जिंदगी भर के लिए रहेगा, इसके साथ वो काम करता है। वो तो इसके लिए आपके शरीर का क्या हिस्सा कोई प्रिकॉशन भी करना पड़ता है? हाँ मैम, कोई मेजर प्रिकॉशन तो नहीं करना पड़ता, लेकिन एक्सटर्नल मशीन गिर ना जाए इतना ध्यान रखना पड़ता है। सर एक छोटे छोटे बच्चों को भी आपने देखा होगा कि इयरिंग बड्स लगा के बैठे रहते हैं, तो क्या उससे भी हियरिंग लॉस होने के चांसेस हैं? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम, कि समाज में जनमानस में तो चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है, मतलब लाइफस्टाइल जीवन शैली बदल रहा है, और जीवन शैली बदलने से जीवन शैली से रिलेटेड बीमारियां हमें ग्रहण की जा रही हैं। आज की डेट में 10 साल पहले घुटने कभी किसी के नहीं बदलते थे जी। आजकल अगर मैं बोलूँगा कि सबके घुटने बदल रहे हैं, क्यों? क्योंकि रिमोट का ज़माना है, इसका कंफर्टेबल, तो उसी प्रकार से आजकल ईयरफोन का ज़माना है। तो अगर ज़्यादा सुनेंगे उसके लिए गाइडलाइंस हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा देर सुनते हैं तो डेफिनेटली नुकसान, ज़्यादा तेज आवाज़।